नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते इस वक्त की अहम सुर्खियां। मोदी के मन की बात का 120वां एपिसोड। पीएम ने हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं दी। गर्मी की छुट्टियों के लिए बच्चों को टास्क दिया। चैत्र नवरात्रि की हुई शुरुआत। देश भर के मंदिरों में भक्तों की भीड़। सुबह से ही मंदिरों में पूजा अर्चना जारी। गली गली गूंज रहे माता रानी के गीत। नवरात्रों में धार्मिक स्थलों के पास नहीं बिकेंगे मांस मछली। यूपी में रामनवमी पर रहेगी पूर्णबंदी। 500 मीटर दायरे और खुले में बिक्री पर रोक। रामलला के परिसर में शुरू हुआ सूर्य तिलक का ट्रायल। सूर्य किरण प्रभु राम के मस्तक पर लाने की तैयारी। 6 अप्रैल को सूर्य किरण लाने की व्यवस्था कर रहे हैं वैज्ञानिक। यूपी में 10 लाख मुस्लिम परिवारों को सौगात है मोदी किट। फिर भी भाजपा को मुस्लिम वोट मिलना मुश्किल। संभल जैसे टकराव भी नहीं थमेंगे। मुख्तार अंसारी के शूटर को एसटीएफ ने किया ढेर। एनकाउंटर में 25 राउंड फायरिंग। डीएसपी शाही को भी लगी गोली। झारखंड में छिपा था। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मेरठ से अहम खबर है, जहां सिपाही की पत्नी का एक्स पर पोस्ट सामने आया है, जिसमें पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। पत्नी की डिलीवरी के लिए मांगा था 45 दिन का अवकाश। एसएसपी विपिन टांडा ने 10 दिन का अवकाश मंजूर किया। एसएसपी विपिन टांडा के आदेश से सिपाही की पत्नी खपा। कप्तान साहब बताओ 10 दिन में कैसे हो जाऊंगी स्वस्थ। मेरठ की डायल 112 पर तैनात है हेड कांस्टेबल प्रवीण कुमार। तो एसएसपी विपिन टांडा के आदेश से खफा सिपाही की पत्नी। एसएसपी विपिन टांडा ने 10 दिन का अवकाश मंजूर किया। एसएसपी विपिन टांडा के आदेश से सिपाही की पत्नी खपा। कप्तान साहब बताओ 10 दिन में मैं कैसे स्वस्थ हो जाऊंगी। मेरठ की डायल 112 पर तैनात है हेड कांस्टेबल प्रवीण कुमार। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। बांदा से अगली अहम खबर, जहां दुष्कर्म का आरोपी रईस जादव के घर पर पुलिस की छापेमारी। पुलिस की दुष्कर्म आरोपियों के संभावित ठिकानों पर छापेमारी पुलिस की हुई है। आशीष अग्रवाल की ससुराल छतरपुर में पुलिस का छापा पड़ा है। पुलिस आरोपियों के सभी संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। जल्द ही दुष्कर्म के आरोपी 3 रईस जादे पुलिस की गिरफ्त में होंगे। बांदा में वर्षों से चल रहा था दुष्कर्म का अवैध कारोबार। तो सूत्रों से यह जानकारी सामने आई है। बेबस युवतियों को पैसे का लालच देकर किया जाता था दुष्कर्म। मामला खुला तो कई और रईस जादे होंगे बेनकाब। दुष्कर्म मामले में भारत गुटखा और हीरो एजेंसी मालिक फरार हैं। योगी सरकार में अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। जल शक्ति राज्य मंत्री ने यह बात कही। रईस जादव द्वारा पैसे के दम पर मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। दोषी होंगे उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई होगी और निश्चित रूप से इसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट और विवेचना में जो भी प्रकाश में आएगा उसके विरुद्ध कार्रवाइयाँ होंगी। कहते हैं कि इसमें पैसे के दम पर उसको खरीदा जा रहा है, मामले को दबाया जा रहा है। इस पर सरकार का पक्ष क्या होगा और सरकार इस पर क्या स्टैंड लेगी? देखिए, एक जो उत्तर प्रदेश में अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाइयाँ आप लोगों ने देखी हैं। यहाँ पर किसी प्रकार का दबाव नहीं है, सबके साथ न्याय होगा। वैसे तो देखिए पूरे शहर में इसकी चर्चा बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा चल रही है जोरों से। लेकिन हम आगे यही कहना चाहेंगे कि पहले भी काफ़ी ऐसा हुआ है कि व्यापारियों का भी शोषण हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। उनको भी फंसाया गया है, पैसा खेल गए हैं। हो सकता है ऐसा भी मैटर हो, लेकिन हम तो प्रशासन पे छोड़े हुए हैं। अगर प्रशासन जांच करता है और सच में दोषी पाया जाता है ये व्यापारी, तो व्यापार मंडल उसको कभी साथ नहीं देगा और न पहले कभी ऐसे लोगों को साथ दिया। इस घटना को लेके तो मुझे तो लगता है कि सरकार जिस तरह से बात कर रही है उससे इस केस में निश्चित रूप से गंभीरता से जांच होगी और दोषियों को दंडित करने से कोई बचा नहीं सकता। देखिए, चाहे रईस जाति हो चाहे गरीब जाति हो, अपराध होता है। जिसने भी अपराध किया उसको सजा मिलना चाहिए और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है और ये छोटा मामला नहीं है। तमाम तरह की इस तरह की कई घटनाएं हुई, लेकिन सब समाप्त कर दी जाती हैं जांच के नाम पर के।
और वो कोई कार्रवाई नहीं होती, तो इस पर जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। रुक रही अगली अहम खबर का सीतापुर से अगली अहम खबर, जहां छुट्टा मवेशी बचाने के प्रयास में भीषण हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार पुल के रेलिंग से टकराई है। कार में सवार एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हुई। हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आपको बता दें, घायल सिंधौली स्वास्थ्य केंद्र से ट्रामा सेंटर रेफर किए गए। लखनऊ से नैमिषारण्य धाम जा रहे थे ये कार सवार। तो हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और अगली अहम खबर सोनभद्र से, जहां प्रसव के दौरान महिला की मौत पर बवाल हुआ है। परिजनों का आरोप है कि लापरवाही से हुई महिला की मौत। महिला की हालत गंभीर होने पर नर्स चलाती रही फोन। प्रसव के दौरान ब्लड चढ़ते हुए अचानक मौत हुई। महिला ने दिया बच्चे को जन्म। बच्चा सुरक्षित बताया जा रहा है। मौत के बाद हालत गंभीर होने पर रेफर की पर्ची बनाई गई। मामले की सूचना पाकर पहुंची पुलिस, परिजनों ने हंगामे के साथ कार्रवाई की मांग की। आपको बता दें, एमसीएच विंग लोढ़ी अस्पताल परिसर का यह मामला है। रॉबर्टगंज कोतवाली अंतर्गत लोढ़ी चौकी पुलिस मौके पर मौजूद। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से, जहां आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने राज्य में शराब बिक्री और धार्मिक स्थलों से संबंधित सरकार के आदेशों पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने में असमर्थ है, लेकिन शराब के प्रचार में सक्रिय है। संजय सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने नवरात्रि के दौरान धार्मिक स्थलों के पास मांस की दुकानें बंद करने का आदेश दिया है, लेकिन शराब की दुकानों को बंद करने का कोई निर्देश नहीं दिया। उन्होंने मांग की कि नवरात्रि के 9 दिनों तक शराब की दुकानों को भी बंद किया जाना चाहिए। जो मंदिर हैं, हमारे पूजा स्थल हैं, उसके आसपास मीट की दुकानें ना हो, अच्छी बात है। और मुस्लिम भाइयों को भी इस बात का सम्मान करना चाहिए। जहाँ पे हमारे धार्मिक स्थल हैं, हिंदू भाई पूजा अर्चना के लिए जाते हैं, वहाँ मंदिर के आसपास मीट की दुकानें नवरात्र। इटावा में आयोजित एक कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कई महत्वपूर्ण और विवादास्पद विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, करणी सेना और भाजपा सरकार की नीतियों पर तीखी टिप्पणी की। मीट की दुकानें बंद करने के बयान पर प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कहा कि विनाशकाली विपरीत बुद्धि उनका संकेत था कि समाज में होने वाले नकारात्मक बदलाव के पीछे कुछ लोगों की गलत सोच जिम्मेदार है। ये लोग कोई काम ऐसा करते नहीं, लोगों का ध्यान बटाने के लिए कोई विकास का काम नहीं करेंगे, जनता के हित का कोई काम नहीं करेंगे, लोगों को रोजगार नहीं देंगे, महंगाई पर रोक नहीं लगाएंगे, तो जनता का ध्यान बटाने के लिए यही काम करेंगे। रेलवे स्टेशन का नाम बदलो, शहर का नाम बदलो, बिल्डिंग का नाम बदलो, इसके अलावा इनके पास कुछ है नहीं। देश की आर्थिक स्थिति इतनी जर्जर हो रही है कि 3-4 महीने बाद आज सारा देश बहुत संकट में पड़ने वाला है। ये हम नहीं जानते, लेकिन हेडक्वार्टर तो ऐसा है कि वहां नहीं जाएंगे तो सुरक्षित नहीं रह सकता कोई बीजेपी का नेता, इसलिए जाना जरूरी है। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। योगी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट है यूपी इन्वेस्ट, यानी उत्तर प्रदेश में उद्योगों को लाकर यहां स्थापित करना। इसके लिए मार्च 2017 में सरकार बनने के बाद इन्वेस्टर समिट का बृहद आयोजन किया गया था। देश विदेश के उद्योगपति यहां इकट्ठा हुए थे और लोगों को यूपी में इन्वेस्ट के लिए प्रोत्साहित किया गया था। उस दौर में लगभग 45 लाख करोड़ का MOU साइन हुआ था। कई सेक्टरों के उद्योगपतियों ने यूपी में निवेश को स्थापित और बढ़ावा देने के कार्य की सराहना की थी, लेकिन कई IAS अफसरों को इस विंग में अवसर ढूंढने का मौका भी मिल गया। ये खास रिपोर्ट देखिए। IAS अभिषेक प्रकाश का नाम किसी अच्छे कामों में कभी नहीं आया।
उनकी पोस्टिंग चाहे जिला अधिकारी के रूप में रही हो या ELDA BC के रूप में रही हो, पश्चिम विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के EMD के रूप में रही हो, किसी भी मामले में उनका नाम ऐसा नहीं आया कि कहीं उन्होंने अच्छा काम किया हो। और जिस मामले में सस्पेंड किए गए वो भी मामला रिश्वत कांड से ही जुड़ा हुआ है। ऐसे अफसर कभी भी किसी अच्छे काम से नहीं जाने जाते और वही हाल अभिषेक प्रकाश का है। कभी भी इनका नाम शासन में इस तरह से न पहुंचा हो कि अभिषेक प्रकाश जिलाधिकारी रहते हुए कोई अच्छा काम किए हों। या ODOP के अंतर्गत या विश्वकर्मा श्रम सम्मान के अंतर्गत जो युवा या जो भी उद्यमी उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहता है, उन सब से मैं कहना चाहूंगा वे धैर्य के साथ अपने निवेश को आगे बढ़ाएं। सरकार का सिंगल विंडो सिस्टम उनकी मदद करेगा। यूपी के अफसरों को इसके लिए लगाया गया कि जो भी उद्योगपति इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि सिंगल विंडो की व्यवस्था हुई जिसमें औद्योगिक विकास विभाग में इन्वेस्ट यूपी विंग बनाया गया, जिससे उद्योग स्थापित करने के लिए एक ही जगह से सभी फॉर्मेलिटी पूरी हो जाए। लेकिन कई IAS अफसरों को इस विंग में अफसर ढूंढने का मौका मिल गया। वैसे IRDC और इन्वेस्ट यूपी के मुखिया चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह ने अपने पास ही रखा। उनकी ही निगरानी में सभी कार्य होते हैं, लेकिन CEO के पद पर सचिव रैंक के अफसर को बैठाया जाने लगा। लेकिन एक CEO साहब ने अपने कार्यकाल में इसमें काला अध्याय लिख दिया। देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि योगी सरकार ने शुरुआत में ही ये स्पष्ट कर दिया था कि उनका जो उद्देश्य है वो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को दोबारा स्थापित करना है और उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश लाना है, जिससे कि ये एक विकास की ओर तेज़ी से बढ़ता हुआ प्रदेश बने और देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान करे। लेकिन तमाम सारे इन्वेस्टर समिट हुए और निवेशकों को लगभग हर साल बुलाकर उनसे MOU साइन कराए गए। लेकिन इससे पहले कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू होता, ये जो हाल ही में ये जो घटना हुई है जिसमें कि एक उद्योग लगाने वाले इच्छुक व्यक्ति से पैसे की मांग की गई, तो इसमें जो यूपी में इन्वेस्टमेंट लाने की जो पहल थी, ये उस पर ज़रूर एक मैं कह सकता हूँ कि एक रुकावट आई है, एक धब्बा लगा है। IRDC के सचिव और इन्वेस्ट यूपी CEO का चार्ज 2022 में IAS अभिषेक प्रकाश को मिला। इन्होंने पद ग्रहण करने के 2 साल बाद ऐसा ग्रहण लगाया जिससे योगी सरकार को इन्हें सस्पेंड करना पड़ गया। उस पद की साख पर पूरी तरह से बट्टा लगा दिया। साथ ही अपनी पुरानी करतूतों पर लोगों को एक नजर डालने को मजबूर कर दिया। लखनऊ में DM रहे, यहाँ उनके ऊपर आरोप लगे, लखीमपुर में रहे, वहाँ उनके ऊपर आरोप लगे और उसके बावजूद उनको कैसे एक इम्पॉर्टेंट पोस्टिंग दे दी गई, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का ड्रीम प्रोजेक्ट, जिसमें करोड़ों रुपया इन्वेस्टमेंट लाने के लिए सरकार ने खर्च कर दिए। उस प्रोजेक्ट में ऐसे अधिकारी को कैसे नियुक्ति किसने दी, इसकी तो गंभीरता से जांच होनी चाहिए कि उसकी वहां पोस्टिंग के लिए, बरेली की पोस्टिंग के लिए, लखनऊ की पोस्टिंग के लिए, लखीमपुर की पोस्टिंग के लिए किन किन लोगों ने सिफारिशें की थी। IAS अभिषेक प्रकाश के नाम में तो प्रकाश है, लेकिन इनके कारनामों से प्रकाश गायब हो चुका है। अभिषेक प्रकाश 2006 बैच नागालैंड IAS अफसर हैं, लेकिन यूपी कैडर की IAS अदिति सिंह से शादी कर ली और मैरिज ग्राउंड पर पति पत्नी ने यूपी को ही अपना कैडर चुन लिया। लेकिन अभिषेक प्रकाश ने यूपी में अपने कारनामों का ऐसा गुल खिलाया कि कुछ वर्षों बाद पति पत्नी दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। अभिषेक प्रकाश ने अपनी विभिन्न पोस्टिंग में लूटपाट को पेशा बना लिया। ब्यूरोक्रेसी में भ्रष्ट अफसर बनकर खूब चर्चा कराई, लेकिन पावर और पकड़ ने इन्हें कई मामलों में बचा लिया। नैतिकता दिखाने की ओर है और भ्रष्टाचार मिटाओ, गरीबी हटाओ, महंगाई को नेस नाबूद कर दो, लेकिन कहाँ महंगाई हटी, कहाँ गरीबी हटी, कहाँ भ्रष्टाचार हटा। आप देख लीजिए, एक मैंने जो कहा ना कि लगभग आधा दर्जन DM के खिलाफ भी ये कार्रवाई थी उसमें, और कई आज नहीं कई हो गए, उसमें कुछ बहाल हो गए, फिर हो गए, बोले नहीं वो ठीक था, वो गलत हो गया था, सब लीपा पोती करके और फिर क्लीन चिट दे दी गई।
तो ये जो नौकरशाही का मकड़ जाल, और यही नहीं, अभी ऐसी राजनीतिक गलियारे में चर्चा है अभिषेक के बाद कि और भी ऐसे अधिकारी हैं कि जो लंबे समय से जमे हुए हैं। अभिषेक प्रकाश को जिन भी जिलों में डीएम का चार्ज मिला, वहां के कारनामों की फाइल मुख्यालय तक पहुंचती रही, लेकिन मुख्यालय में उच्च पदों पर बैठे चंद अफसर उस फाइल की काली स्याही पर अपने पावर का इस्तेमाल कर रंग रोगन कर चमकाते रहे और अभिषेक प्रकाश से मलाई खाते रहे। सबसे ज्यादा चर्चा लखीमपुर और बरेली डीएम रहते हुए जमीन खरीद की। दोनों जिलों में 700 बीघा जमीन इन्होंने अपने पिता, भाई और करीबियों के नाम कंपनी बनाकर खरीदारी की। बीजेपी से सांसद वीरेंद्र सिंह ने इसकी शिकायत केंद्र से की, जिसके चलते डीओपीटी द्वारा पत्र यूपी सरकार भेज दिया गया। मामले की गंभीरता देख यूपी सरकार ने जांच का आदेश दिया, लेकिन इसमें ऐसा खुलासा हुआ कि अभिषेक प्रकाश ने खुद को भ्रष्टाचार को अपनी जागीर समझ लिया, क्योंकि इस मामले में जब जांच के आदेश हुए तो जांच अधिकारी रेणुका कुमार को बनाया गया, लेकिन जांच के आदेश की फाइल 3 महीने तक उनको मिली ही नहीं, बल्कि 3-4 अफसरों जिसमें तत्कालीन एसीएस नियुक्ति, विशेष सचिव नियुक्ति एवं अन्य की आलमारी में दौड़ कर बंद रही। ज्यादा दबाव के बाद जांच अधिकारी बदलवा कर आलोक सिन्हा को दे दिया गया। इनकी जांच में ऐसी रिपोर्ट तैयार हुई जो कि बहुत चौंकाने वाली थी। रिपोर्ट में लिखा गया कि इनके यानी अभिषेक प्रकाश के पिता ख्याति लब्ध चिकित्सक हैं, इतनी जमीन लेने में सक्षम है। इसके बाद तो बात खत्म हो गई। अभिषेक प्रकाश ये कोई पहला घटनाक्रम होता तो बात समझ में आती। इससे पहले जैसा कि आपने कहा कि बरेली में 700 एकड़ जमीन जो है वो इनके पिताजी ने ले ली, और जब केंद्र सरकार में जांच हुई तो वहाँ से डीओपीटी ने वहाँ से जब जांच की तो ये कह दिया कि नहीं, इनके पिताजी तो बड़े प्रख्यात, विश्व के प्रख्यात डॉक्टर थे और उनके पास इतना पैसा था कि अडानी अंबानी के पास नहीं हो सकता। वो तो 700 क्या, वो तो 7,000 एकड़ जमीन ले सकते थे। तो जब ये रिपोर्ट किसने तैयार की? अगर इसकी वास्तविकता है और अगर किसी ने ये बात करी है कि 700 एकड़ ले सकते थे, तो 700 एकड़ लेने की बेसिक बात ये है कि क्या पूरे बिहार के रहने वाले, क्या ये पूरे देश में बरेली ही जगह बची थी जहां ये डीएम पोस्टिंग थी इनकी, कि जहां 700 एकड़ जमीन ले सकते थे? लखनऊ में नहीं ले सकते थे, मेरठ में नहीं ले सकते थे। जमीन खरीदने के बाद हमीरपुर डीएम रहते खनन को अपना ठिकाना बनाया और वहां भी करप्शन का अध्याय लिख दिया। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम का एडीएम का चार्ज लेकर और वहां ऐसा घिनौना कांड का चर्चा स्थानीय मीडिया में आना, सुर्खियां बनना अपने आप को सबसे ज्यादा दागदार होने का बड़ा सबूत था। गाड़ी का एक्सीडेंट होना और उसमें घायल अवस्था में लड़की का होना, ये स्थानीय स्तर पर चर्चा मुख्यालय तक पहुंच गई थी। लेकिन कहा गया कि पावर और पकड़ के आगे सब कुछ जायज था। लखनऊ डीएम का चार्ज और एलडीए बीसी का चार्ज के कारनामे की फाइल तो अभी खुली ही है। केंद्र और यूपी सरकार मिलकर राजधानी लखनऊ के भटगांव में ब्रह्मोस मिसाइल बनाने का निर्माण लिया, लेकिन अभिषेक प्रकाश ने सोचा मिसाइल कहीं उन पर ही न चल जाए, इसलिए उनकी जमीन में ही घोटाला कर दिया, जिसकी जांच में अपने 15 अधीनस्थ को भी फंसा दिया, जिन पर कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है। निश्चित रूप से जो एक प्रदेश या देश जिधर जा रहा है और जो जनता में जो एक इस नौकरशाही के खिलाफ एक जो माहौल बन रहा है, जो निरंकुशता पैदा हो रही है, उसमें निरंकुशता पर कौन अंकुश लगाएगा? भाई सरकार लगाएगी ना। लेकिन सरकार को ही जब वो फंडिंग कर रहे होंगे, या सरकार से मतलब जो भी हो बचाने वालों को, उसको अगर फंडिंग कर रहे होंगे, तो बताइए क्या वजह थी कि जब ये 700 वाला एकड़ का लगा तो फिर उसके बाद ये क्यों पोस्टिंग दी गई? लखनऊ में लगा तो क्यों पोस्टिंग दी गई? कहा जाता है कि गलत का अंत जरूर आता है, लेकिन देर से। वही हाल अभिषेक प्रकाश का हुआ। औद्योगिक विकास विभाग का सचिव और इन्वेस्ट यूपी का चार्ज लेकर भ्रष्टाचार को अपनी जागीर को मानते हुए आखिरकार कांड कर ही दिया, जिसका नतीजा रहा कि सस्पेंशन के साथ विजिलेंस और ईडी को जांच करने को मजबूर कर दिया। अपने निजी बाबू निकांत जैन के सहारे
सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट में 400 करोड़ रिश्वत की डिमांड कर दी। करीबी अरेस्ट हुआ तो इनके पूरे भ्रष्ट साम्राज्य का पर्दाफाश हो गया, जिसमें जेल की हवा खाने के मुहाने पर खड़े हैं। अभिषेक प्रकाश ने अपने नाम का अगर अनुसरण किया होता तो शायद प्रदेश में विभिन्न जगहों पर पोस्टिंग पाकर अपने कारनामों की चर्चा और निलंबन ना करवाते, लेकिन पावर और पकड़ ने इनको वो करने नहीं दिया और भ्रष्ट अफसर का तमगा दे दिया। आईएएस है तो पावर है और पकड़ है, तो फिर भ्रष्टाचार करने से कौन रोकेगा? उद्यमियों से कहना चाहूंगा, या ओडीओपी के अंतर्गत या विश्वकर्मा श्रम सम्मान के अंतर्गत जो युवा या जो भी उद्यमी उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहता है, उन सब से मैं कहना चाहूंगा वे धैर्य के साथ अपने निवेश को आगे बढ़ाएं। सरकार का सिंगल विंडो सिस्टम उनकी मदद करेगा, निवेश सारथी उनकी मदद करेगा। अगर कहीं पर कोई बेईमानी करता है, आप उसकी एक कंप्लेंट केवल मुझे कर दीजिए। भ्रष्टाचार जो घुन की तरह व्यवस्था को खोखला कर रहा है, इस पर बड़े प्रहार की तैयारी के साथ सरकार कार्य करने जा रही है। हमने पहले ही कहा है कि अपराध और अपराधियों के प्रति, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेगी और उसी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। अगर कोई आपसे कहता है कि लोन दिलाने के नाम पे हम आप पैसा दीजिए, हम पैसा दिलाएंगे, कतई विश्वास मत करिए। सरकार के पोर्टल पर जाइए। अगर कोई आपसे अनावश्यक रूप से धनराशि की मांग करता है, आप उसकी शिकायत करिए, हम उसकी जांच करवा करके जवाबदेही तय करवा देंगे। जिस तरह से आईएएस अभिषेक प्रकाश को रिश्वत कांड के चलते निलंबित किया गया है, इससे ये साबित नहीं होता कि इस ड्रीम प्रोजेक्ट का ग्रहण लगने का जो काम किया, इतनी ही कार्रवाई बहुत है। ऐसे ग्रहणित कार्य के लिए शासन द्वारा लिखे गए शब्दों पर भी ध्यान देना चाहिए। शासन के लेटर में जो वृहद कार्रवाई की बात कही गई है, उस पर भी अमल होना चाहिए और आज जो जांच चल रही है, जांच के बाद भी बड़े एक्शन होने चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में अन्य अफसर भी इस करतूत से पीछे नहीं रहेंगे। आईएएस अभिषेक प्रकाश को लेकर योगी सरकार ने अब तक जो एक्शन लिया है, यानी उनके निलंबन का, और वहीं उनके जो निजी बाबू निकांत जैन को लेकर जो भी एक्शन हुआ है और जो आगे जारी है, ये अभी उस घटना के लिए काफी कम है, क्योंकि इन्वेस्ट यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट में इतना बड़ा रिश्वत कांड का होना ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्योंकि आईएएस अभिषेक प्रकाश जब पहले से ही कई मामलों में चर्चा में आ चुके थे, तो उनको इस विभाग का आखिर में जिम्मेदारी किसने दी और किसके सिफारिश पे वो इन्वेस्ट यूपी के सीईओ बने। जिस तरह से शासन ने पत्र जारी किया कि इनके ऊपर बृहद कार्रवाई होनी चाहिए, अगर बृहद कार्रवाई के नाम पे सिर्फ निलंबन तक ही सीमित रहा तो और अन्य अफसरों का मनोबल बढ़ जाएगा। इसलिए लोग ये चाहते हैं कि अभिषेक प्रकाश पर और भी बड़ी कार्रवाई हो। जो जांच चल रही है उसका रिपोर्ट लेके उनके ऊपर और भी बृहद कार्रवाई हो सकती है, जिससे एक नजीर पेश हो कि आने वाले समय में कोई भी ब्यूरोक्रेट इस तरह की करतूत करने से बचे। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश वर्मा के साथ कौशलेंद्र उपाध्याय, के न्यूज, लखनऊ। तो फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।